अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं विलियम हेनरी डेविस की एक पोएम लैयर को। लैयर का मीनिंग होता है फुर्सत या फरागत, मीन फ्री टाइम। तो 3 जुलाई 1871 में इनकी बर्थ है और 26 सितंबर 1940 में इनकी डेथ है। अगर बात की जाए लैयर पोएम की टेक्स्ट की तो 7 कपलेट्स पे मुश्तमिल ये पोएम है। कपलेट कहते हैं टू राइमिंग लाइंस को, वो स्टैंजा जो दो लाइनों पे मुश्तमिल होता है, जो आपस में राइम करती हैं, उन राइमिंग लाइंस को कपलेट बोलती हैं। तो अगर देखा जाए 7 कपलेट्स की तो टोटल जो इस पोएम की स्ट्रेंथ बनती है वो 14 लाइंस बनती हैं। अब देखते हैं इसकी टेक्स्ट को। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, ये क्या जिंदगी है या ये कैसी जिंदगी है अगर ये परेशानी से भरी हुई है। केयर से मुराद वरीज हैं, परेशानियां हैं, दुख या परेशानियों के मीनिंग में इसको लिया गया है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, स्टैंड खड़े होना, स्टेयर देखना, मतलब किसी चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के लिए जो घूरना होता है उसके लिए स्टेयर का वर्ड यूज किया जाता है। तो कहता है कि ये क्या जिंदगी है अगर ये परेशानियों से भरी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास खड़े होने का या देखने का भी वक्त नहीं है। तो नेक्स्ट 2 लाइंस पढ़ते हैं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज, बोज टहनियों को कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। पोएट कहता है कि हमारे पास खड़े होने का वक्त नहीं है शाखों के नीचे, बीनीथ नीचे या अंडर, एंड स्टेयर और देखने का वक्त नहीं है, एज लॉन्ग एज शीप और काउस, जितना के भेड़ बकरियां देख सकती हैं। मतलब जितनी देर भेड़ बकरियां देख सकती हैं उतनी देर भी हमारे पास खड़े होने का फुर्सत का वक्त नहीं है कि हम दरख्तों के नीचे खड़े होके ब्यूटी ऑफ नेचर को देख सके। तो ये ओवरऑल अगर पोएम को देखा जाए तो ब्यूटी ऑफ नेचर की एप्रिसिएशन की तरफ इशारा करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कपलेट है थर्ड, नो टाइम टू सी, हमारे पास देखने का वक्त नहीं है। व्हेन वुड्स वी पास, जब हम जंगलात में से गुजरते हैं। वुड्स से मुराद जंगलात हैं। अगर एस के बगैर आए तो ये लकड़ी होता है, लेकिन अगर वुड के साथ एस आ रहा है तो इट मींस जंगलात। नो टाइम टू सी, देखने का वक्त नहीं है। व्हेन वुड्स वी पास, जब हम जंगलात में से गुजरते हैं। वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, जहां पर गुलहरियां घास के अंदर अपने अखरोट छुपाती हैं। नट से मुराद अखरोट हैं, हाइड छुपाना। तो गुलहरियां जंगल में घास के अंदर अखरोट छुपाती हैं, लेकिन अफसोस यह है कि हमारे पास उनको देखने का वक्त नहीं है। तो ओवरऑल पूरी पोएम में दूसरी चीज जो मेंशन की गई है वो इंसान के लेमेंटेशन को जाहिर किया गया है, अफसुर्दगी को जाहिर किया गया है कि इंसान किस तरह बेबस है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, नो टाइम टू सी, देखने का वक्त नहीं है किस चीज को, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में। अब किस चीज को देखना है, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, जो नदियां सितारों से भरी हुई हैं उन नदियों को देखने के लिए। देखें नदियां सितारों से नहीं भरी होती, लेकिन यहां पर जो सिमिली है वो यूज की गई है। वो किस तरह से कि जब सूरज की रोशनी पानी के कतरों पे पड़ेगी तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर शाइन करना शुरू हो जाएंगे सूरज की रोशनी में। तो वो जो छोटे छोटे पानी के कतरे हैं वो ऐसे चमक रहे होंगे जैसे रात आसमान सितारों से चमक रहा होता है या सितारे आसमान पर चमक रहे होते हैं। तो यहां पर जो पानी के कतरे हैं उनके साथ सितारों की तशबीह दी गई है। लाइक स्काईज एट नाइट, जिस तरह रात आसमान सितारों से सितारे चमकते हैं, आसमान चमकता है, इसी तरह दिन की वसी रोशनी में नदियां सितारों की तरह चमकती हैं। तो यहां पर नेक्स्ट अगले स्टैंजा पे चलते हैं। बाकी फिगर ऑफ स्पीच में आहिस्ता आहिस्ता बाद में सारी मेंशन करता हूं कौन कौन सी यूज की गई है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, खूबसूरती की झलक को देखने का वक्त नहीं है। एंड वॉच हर फीट, और इसके कदम देखने का वक्त नहीं है। क्यों, हाउ दे कैन डांस, मतलब वो कैसे रक्स करती हैं।
मतलब वो खूबसूरती के कदम किस अंदाज में रक्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके रक्स को या डांस को देखने का भी इंसान के पास वक्त नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन है, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। इतना भी वक्त नहीं है कि हमारा मुंह जो है वो कर सके, क्या कर सके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, एंड रिच डेट स्माइल हर आईज बिगेन। उस मुस्कुराहट को भर सके जो उसकी आंखों से शुरू हुई थी। इसका मतलब यह है कि जब आंखों से कोई शुरू होगी मुस्कुराहट तो वो उसके होंठों तक जाएगी, लेकिन इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि आंखों से शुरू होने वाली मुस्कुराहट जो उसके होंठों तक पहुंचनी है उतना देर वो रुके और इंतजार कर सके। एनरिच का मतलब होता है भर देना। नेक्स्ट, अ पुअर लाइफ दिस इज इफ, ये एक बेचारी जिंदगी है, बड़ी खस्ता हाल जिंदगी है, फुल ऑफ केयर, जो परेशानी से भरी है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त नहीं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, फर्स्ट कपलेट के अंदर पोएट ने एक सवाल उठाया है और लास्ट के अंदर उसने उसका आंसर भी दे दिया है कि बहुत ही बेचारगी की वो जिंदगी है जिसके अंदर इंसान के पास वक्त नहीं है। अब हम इसकी फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के लिए सबसे पहले जो राइम स्कीम है इस पोएम में यूज की गई उनको चेक करते हैं। तो इस पोएम की राइम स्कीम ए ए बी बी बनती है। अब ए ए बी बी को चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है केयर, तो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टेयर, केयर स्टेयर, ये दोनों ए ए। इसी तरह सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है बॉस और सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन है काउज, बॉस और काउज, ये आपस में राइम करेंगी। फर्स्ट टू लाइंस आपस में राइम करती हैं, नेक्स्ट टू लाइंस आपस में राइम करती हैं। नेक्स्ट अगर टू लाइंस देखें पास और ग्रास, ये ए आपस में राइमिंग है। उसके बाद यहां पर नाइट और इसके अलावा डे लाइट, लाइट और नाइट आपस में बी बी राइम कर रही हैं। नेक्स्ट अगर स्टैंजा में देखें ग्लांस और डांस, ये दोनों आपस में राइम करते हैं ए। इसी तरह नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है कैन और बिगेन, ये आपस में बी बी राइम करेंगी। केयर और स्टेयर ए राइमिंग है। इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल सारी पोएम की जो राइम स्कीम है वो ए बी बी बनेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट टू लाइंस के अंदर पोएट ने रिटोरिक क्वेश्चन किया है। अब रिटोरिक क्वेश्चन किसे कहते हैं? जब पोएट किसी चीज के आंसर को जानता हो और वो क्वेश्चन खुद ही दोहराए या खुद ही क्वेश्चन करे, अगरचे उसके आंसर का भी उसे पता हो, तो ऐसे क्वेश्चन को रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन में कहता है व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, ये क्या जिंदगी है अगर ये परेशानी से भरी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पोएट ने एक क्वेश्चन उठाया है जो बजाते खुद उसके आंसर को भी जानता है, क्योंकि लास्ट स्टैंजा के अंदर उसने उसका आंसर दे भी दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आंसर भी पोएट को मालूम हो, इसे एक रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन के अंदर कैयुरा इस्तेमाल किया गया है। कैयुरा किसे कहते हैं? जब हम पंक्चुएशन मार्क के जरिए किसी सेंटेंस के अंदर पॉज या ब्रेक करना चाहते हैं तो इस पॉज या ब्रेक के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे कैयुरा कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन को अगर हम देखें व्हाट इज दिस लाइफ इफ, उसके बाद कोमा यूज किया गया है ब्रेक या पॉज के लिए। अगर हम इधर देखें तो नो टाइम टू सी, तो इसके अंदर भी नेक्स्ट जो है वो कोमा यूज किया गया है पॉज करने के लिए या ब्रेक करने के लिए। नो टाइम टू सी दोबारा यूज किया गया है। तो इट मींस दैट कि जब हम पंक्चुएशन मार्क के जरिए ब्रेक करते हैं तो इसको हम कैयुरा बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा के अंदर पोएट जो है वो मिसएंथ्रोपिस्ट बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो जानवरों की तारीफ कर रहा है और इंसानियत से नफरत का इजहार कर रहा है। तो जब पोएट इंसानियत से नफरत का इजहार करे तो इसको मिसएंथ्रोप कहते हैं। जैसा कि एंड नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉल्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, भेड़ बकरियां देख सकती हैं
इंसान बेबस है, देख नहीं सकता। तो ये एक मिसएंथ्रोपिज्म जो है वो शो की गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिमिली का यूज किया गया है, जैसा कि अगर लाइन नंबर 1 और 2 देखें इस स्टैंजा की, तो इसके अंदर सिमिली देखने को मिलेगी। पोएट कहता है नो टाइम टू सी, देखने का वक्त नहीं है, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की वसी रोशनी में, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, जो नदियां हैं वो सितारों से भरी होती हैं। तो देखें पानी के अंदर सितारे कहां से आ गए, ये सिंबॉलिक ये एक सिमिली यूज की गई है, क्योंकि आगे पोएट कहता है लाइक स्काईज एट नाइट, मतलब दिन के वक्त जो नदियां हैं वो सितारों से भरी हुई हैं, जिस तरह रात आसमान सितारों से भरा होता है। तो ये मेटाफोरिकल अंदाज में सिमिली का यूज किया गया है, लाइक का वर्ड यूज करके। सिमिली ये होता है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विद लाइक और एस, लाइक या एस के जरिए जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए सिमिली का वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी लाइन में देखें तो एंजेममेंट का इस्तेमाल भी हमें देखने को मिलेगा। एंजेममेंट किसे कहते हैं, जब हम कोई एक लाइन पढ़ते हैं और जब तक उससे अगली लाइन ना पढ़ें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट लाइन पढ़नी पड़ती है। इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं और ये रन ऑन लाइन होती है। इसके बरक्स जब हम कोई लाइन पढ़ें और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसे एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। तो अगर इसी लाइन नंबर 1 को देखें, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में देखने का वक्त नहीं है। अब क्या देखना है, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, नदियों को सितारों से भरा हुआ। तो यहां सेंस क्लियर नहीं हुई थी, इस टेक्निक को एंजेममेंट कहेंगे। अगर एक स्टैंजा छोड़ के अगले स्टैंजे में देखें तो इसकी भी फर्स्ट लाइन के अंदर एंजेममेंट का यूज हमें मिलेगा। जैसा वो कहता है नो टाइम टू वेट, हमारे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, टिल हर माउथ कैन, कि उसका मुंह कर सके, क्या कर सके, एंड रिच दैट स्माइल हर आईज बिगेन, अपनी आंखों के अंदर जो मुस्कुराहट शुरू हुई थी उसको अपने होंठों तक ला सके, मतलब मुस्कुराहट को आगे पहुंचा सके। तो ये रन ऑन लाइन है जिसे हम एंजेममेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हमें देखने को मिलेगा। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, टू गिव ह्यूमन ट्रेड्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, जब हम ह्यूमन ट्रेड्स किसी नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि इस लाइन में देखें, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, खूबसूरती की झलक देखने का वक्त नहीं है। तो खूबसूरती की झलक जो है यहां पर पर्सोनिफाई किया गया है। एंड वॉच हर फीट, और उस खूबसूरती के कदम, देखिए कदम इंसानों के होते हैं, ब्यूटी के कदम नहीं होते। हाउ दे कैन डांस, के वो किस तरह रक्स कर सकते हैं। तो ये समझें कि डांस इंसान करते हैं, तो यहां पर ब्यूटी डांस कर रही है, ब्यूटी के फीट जाहिर किए गए हैं, तो इस टेक्निक को यहां पर पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। अगर लास्ट स्टैंजा की बात की जाए तो इसके अंदर स्टेट फॉरवर्डनेस भी दिखाई गई है। स्टेट फॉरवर्डनेस से मुराद यह है कि पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर एक क्वेश्चन इरेज किया था जिसे हम रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं, और लास्ट स्टैंजा के अंदर उसी क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। यह पोएट की स्टेट फॉरवर्डनेस है। अगर मजीद देखा जाए इस पोएम के अंदर तो एलिट्रेशन का यूज हमें देखने को मिलेगा। एलिट्रेटिव पोएम है, जैसा कि लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, 8, 9 और 11, इन सारी लाइंस के अंदर एलिट्रेशन मौजूद है। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स और लेटर्स, जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही हो वर्ड के स्टार्ट पर, बिगिनिंग पर, तो लफ्ज के आगाज पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो एक ही लाइन के अंदर, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो बीनीथ और बाव्स दोनों बी कॉन्सोनेंट लेटर हैं जो रिपीटेड नजर आ रहे हैं, तो ये एक एलिट्रेशन है। इसी तरह अगर लाइन नंबर 3 में देखें तो स्टेयर और शीप, ये भी एस का जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो लेटर रिपीटेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एलिट्रेशन की एग्जांपल है। अगर नेक्स्ट लाइन नंबर 4 में देखें तो इसके अंदर भी वेन और वुड्स, डब्ल्यू का जो लेटर है वो एलिट्रेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रीम्स, स्टार्स और स्काईज, एस की रिपीटिशन एलिट्रेशन की सूरत में हमें नजर आ रही है। और नेक्स्ट है टाइम
और टर्न अगली लाइन में, ये टी का लेटर जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है और ये रिपीटेड है जो एक एलिट्रेशन की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास टाइम और टिल, ये भी एलिट्रेशन है और इस तरह करके हम इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन को यूज कर सकते हैं। लास्ट थिंग है, इस पोएम का जो थीम है वो ये है कि इंसान को इस जिंदगी के अंदर जो कि परेशानियों से भरी हुई है, जल्दबाजी से भरी हुई है, उसके अंदर फितरत की खूबसूरती से अपने आप को महसूस करना चाहिए और लुत्फानंदोज होना चाहिए। जैसा कि इंजॉय द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, अगर हम फितरत के खूबसूरत मनाजर से लुत्फानंदोज होते हैं तो ये हमारी लाइफ है। और अगर हम अपनी मसरूफियत की बिना पर उनसे महजूज नहीं होते तो फिर हम बड़ी बेचारगी की लाइफ गुजार रहे हैं। और पोएट ने अफसोस का इजहार किया है इस मॉडर्न लाइफ को, जो इंसान मॉडर्न लाइफ गुजार रहा है और हैंकर आफ्टर मनी, दौलत के पीछे भाग रहा है, मसरूफियत दिन रात की उसकी, तो इस बिजी रूटीन ऑफ लाइफ को क्रिटिसाइज किया गया है। अस्सलाम वालेकुम।